नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईपीईएफ के लिए टैरिफ में परिवर्तनों और निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में अग्रिम नोटिस देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए मॉडल और विनिर्माण की अनुमोदित सूची में सुधारों की घोषणा की गई। साइबर अपराधी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में कमियों का फायदा उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 75 वर्ष पहले हुए 7 लाख फिलिस्तीनियों के व्यापक विस्थापन को याद किया। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक हिस्सेदारी यात्री कारों से होने वाली दुर्घटनाओं की है और सरकार सीमा पार इंसॉल्वेंसी संबंधी कार्रवाई को अपनाने की योजना को टाल सकती है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईपीईएफ के लिए टैरिफों में परिवर्तनों और निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में अग्रिम नोटिस देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी अमेरिका के नेतृत्व वाला एक आर्थिक समूह है। इसमें भारत सहित 14 साझेदार देश शामिल हैं। ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईपीईएफ इन 4 स्तंभों पर आधारित है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अवसंरचना तथा कर एवं भ्रष्टाचार रोकथाम। आईपीईएफ के सदस्यों को सभी 4 स्तंभों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। भारत आईपीईएफ के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के अंतर्गत अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि आईपीईएफ सदस्यों को अपने आयात टैरिफ में किसी तरह का परिवर्तन करने या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले अग्रिम नोटिस देना चाहिए। अग्रिम नोटिस देने के लाभ ये हैं कि अप्रत्याशित कदम उठाए जाने की संभावना कम हो जाती है, बदलाव के अनुरूप व्यवस्थित होने के लिए समय मिल जाता है और व्यापारिक साझेदार देशों को कम नुकसान उठाना पड़ता है। ये कदम निर्यात प्रतिबंधों के खिलाफ रक्षोपाय प्रदान करेगा, अन्यथा ये प्रतिबंध किसी देश के व्यापक आर्थिक संकेतकों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा अग्रिम नोटिस से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि इससे व्यापार में बाधा पैदा होगी और अनुचित लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अग्रिम नोटिस देने की स्थिति में टैरिफ और प्रतिबंध लगाने वाले देश को आईपीईएफ के साझेदार देशों के दबाव में आकर इसे टालना पड़ सकता है। ये स्वतंत्र टैरिफ नीति का अनुपालन करने की सदस्य देशों की शक्तियों को सीमित करता है। भारत ने अमेरिका के इस कदम पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह की व्यवस्था से विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन होगा और साथ ही इससे सरकार की नीति के निर्माण की संप्रभुता और स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। अगली खबर सोलर ऊर्जा से संबंधित है। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए मॉडल और विनिर्माण की अनुमोदित सूची में सुधार की घोषणा की गई है। अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि मॉडल और विनिर्माण की अनुमोदित सूची में सुधारों के कई उद्देश्य हैं। इससे सोलर फोटोवोल्टिक विनिर्माताओं की लागत को कम किया जा सकता है, आवेदन करने से लेकर सूची में शामिल होने में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है, अधिक नियमों के अनुपालन के बोझ को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एएलएमएम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधारों के द्वारा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा दिया जा सकता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एएलएमएम जारी किया है। एएलएमएम जारी करने का मुख्य उद्देश्य सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल के उत्पादकों की विश्वसनीयता की पुष्टि करना है और इसका कारण है कि सोलर पीवी विद्युत प्रतिष्ठान लंबी अवधि के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन सुधारों से सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स का देश में ही विनिर्माण करने को बढ़ावा मिलेगा। एएलएमएम के अनुसार सोलर पीवी मॉड्यूल्स के विनिर्माण की कुल क्षमता लगभग 22.4 गीगावाट प्रतिवर्ष है। सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में कई समस्याएं हैं, जैसे कि इनके विनिर्माण में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। भारत में सिलिकॉन वेफर्स और इनगट उत्पादन में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है। प्रौद्योगिकी हर कुछ महीनों में अपग्रेड होती रहती है। इसके अलावा इनके उत्पादन के लिए विशेष कौशल से युक्त बहुस्तरीय कार्यबल की आवश्यकता होती है। सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना घोषित की है। उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इसके अलावा पीएम कुसुम, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जैसी अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत देश में विनिर्मित सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
साइबर अपराधी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में कमियों का फायदा उठा रहे हैं। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक तरह की भुगतान सेवा प्रणाली है। इसके तहत कोई बैंक ग्राहक आधार पहचान प्रणाली के जरिए आधार से जुड़े अपने बैंक खाते का उपयोग कर सकता है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से बैलेंस जानकारी, नकद जमा, नकद निकासी जैसी बैंकिंग लेन देन सेवाएं प्राप्त करने में मदद करती है। अब साइबर अपराधी किसी खाता धारक के बैंक खाते से नकद निकासी के लिए बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस और एटीएम्स का उपयोग करने के लिए सिलिकॉन के बने अंगूठे का प्रयोग कर रहे हैं। एईपीएस सेवा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई प्रदान करता है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक संयुक्त पहल है। इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना तैयार करना है। एनपीसीआई द्वारा कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि रुपे। ये स्वदेशी रूप से विकसित एक भुगतान प्रणाली है। ये प्रणाली भारत में बैंकों को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने में सहायता करती है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की अगर हम बात करें तो ये कई नकद जमा और निकासी लेन देन के लिए एक ऑफलाइन वेब आधारित प्रणाली है। इसके अलावा आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली, इसे केंद्रीय और राज्य प्रायोजित अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए शुरू किया गया है। साथ ही नेशनल फाइनेंशियल स्विच के तहत ये भारत में साझा एटीएम्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और अन्य पहले भी हैं, जैसे कि तत्काल भुगतान सेवा, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह और भारत बिल पेमेंट सिस्टम। संयुक्त राष्ट्र ने 75 वर्ष पहले हुए 7 लाख फिलिस्तीनियों के व्यापक विस्थापन को याद किया। वर्ष 1948 में फिलिस्तीनियों को उस भूमि से सामूहिक पलायन करना पड़ा था जिसे आगे चलकर इजराइल के नाम से एक अलग राष्ट्र के रूप में रूपांतरित होना था। पलायन की इस घटना को नकबा के रूप में जाना जाता है। अरबी भाषा में नकबा का मतलब है आपदा। दरअसल इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यहूदी तभी से अपने पूर्वजों की संपत्ति के रूप में फिलिस्तीनी भूमि पर अपना दावा करते हैं, जबकि यहाँ अरब सदियों से बहुसंख्यक हैं। वर्ष 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया था, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश स्थापित करना था। वर्ष 1920 से 40 के दौरान यूरोप, विशेषकर जर्मनी में यहूदियों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न होने लगा था और इसके कारण फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवासन बढ़ गया था। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने का संकल्प पारित किया गया था। इस संकल्प को अरब देशों ने खारिज कर दिया था। हालांकि वर्ष 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा कर दी गई और इसकी वजह से पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। युद्ध विराम के तहत जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर और मिस्र ने गाजा पर अधिकार कर लिया। यरूशलेम को इजराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित कर दिया गया। वर्ष 1967 में अरब और इजराइल के बीच 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के अंत में इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर तथा सीरिया के गोलन हाइट्स पर राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार है। यहाँ वो यहूदी बस्तियां स्थापित कर रहा है। भारत ने इस मामले में डी-हाइफनेशन की नीति अपनाई। इस नीति का अर्थ था कि इजराइल के साथ भारत का संबंध द्विपक्षीय आपसी मुद्दों पर आधारित होगा। ये संबंध भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंधों से स्वतंत्र और अलग होगा। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक हिस्सेदारी यात्री कारों से होने वाली दुर्घटनाओं की है। ये निष्कर्ष बॉश के एक अध्ययन का हिस्सा है। ये निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान किए गए थे। इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। भारत में सड़क पर पैदल चलने वालों को 99% चोट लगने की संभावना रहती है। सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होने वाली चोटें विश्व भर में मौत और दिव्यांगता का एक प्रमुख कारण है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 50 मिलियन लोग घायल होते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए शुरू की गई कई वैश्विक पहलें हैं, जैसे कि WHO की सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021 से 30 के लिए। इसका उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करना है। संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की सड़क सुरक्षा पहल, सड़क सुरक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। इसके अलावा भारत में सड़क सुरक्षा के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा वाहन सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाया गया है और नियमों के उल्लंघन पर दंड में भी वृद्धि की गई है। MVA के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को अधिसूचित किया गया है। भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं
और साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता भी प्रकट की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4E रणनीति अपनाई है, यानी कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। खतरनाक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों को पुरस्कार देने की योजना शुरू की गई है। सरकार सीमा पार इंसॉल्वेंसी संबंधी कार्रवाई को अपनाने की योजना को टाल सकती है। सीमा पार सॉल्वेंसी उन परिस्थितियों को दर्शाती है जिसमें एक दिवालिया देनदार के पास एक से ज्यादा देशों में परिसंपत्ति या फिर लेनदार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी UN सिट्रल का 1997 का क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मॉडल कानून सीमा पार इंसॉल्वेंसी के मुद्दों से निपटने के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचा है। वर्तमान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की 2 धाराएं सीमा पार इंसॉल्वेंसी के संबंध में एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं। इसमें शामिल है धारा 234, ये केंद्र सरकार को द्विपक्षीय समझौते करने में सक्षम बनाती है, और उसके अलावा धारा 235, जिसके तहत न्याय निर्णयन प्राधिकारी विदेशी न्यायालयों को अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं। सीमा पार इंसॉल्वेंसी कानून की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो वर्तमान ढांचा भारत के द्विपक्षीय संधियों में प्रवेश करने पर निर्भर करता है, जिनके लिए दीर्घकालिक वार्ता की जरूरत होती है। ये विदेशी निवेशकों के लिए अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर सकता है। जहां कई क्षेत्राधिकार शामिल हैं, वहां प्रत्येक देश के साथ द्विपक्षीय संधियों को लागू करना होगा और इससे जटिलताएं पैदा होंगी। वर्तमान प्रक्रिया के तहत अलग अलग कार्रवाइयां तब तक उपलब्ध नहीं होंगी जब तक कि द्विपक्षीय संधियां विशेष रूप से इस संबंध में प्रावधानों को शामिल नहीं करती हैं। इन कार्रवाइयों में विदेशी कार्रवाइयों को मान्यता, भारतीय और विदेशी न्यायालयों के बीच सहयोग आदि शामिल हो सकती है। जब किसी भारतीय देनदार की परिसंपत्ति किसी ऐसे देश में होती है जिसके साथ भारत का कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। संयुक्त राज्य अमेरिका की एमी पोप IOM की पहली महिला निदेशक निर्वाचित हुई। IOM यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन 1951 में स्थापित किया गया था। ये प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। IOM प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क के समन्वयक और सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसके 175 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। ये प्रवासन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रवासन के व्यवस्थित और मानवीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कार्य करता है। अगला टॉपिक है गैर प्रायोजित डिपोजिटरी रिसीट्स यानी अनस्पॉन्सर्ड डिपोजिटरी रिसीट्स UDR। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण भारतीय शेयरों के लिए UDR की अनुमति देने की संभावनाओं का परीक्षण कर रहा है। इस कदम से तरलता को बढ़ावा देने, विदेशी निधियों को आकर्षित करने आदि में मदद मिलेगी। UDR एक तरह की डिपॉजिटरी रसीद है। इसे जारी करने में विदेशी फर्म की कोई भागीदारी नहीं होती। एक कस्टोडियन स्थानीय बाजार में निवेशकों से शेयर खरीदता है, एक पूल का निर्माण करता है और विदेशों में इन शेयरों के व्यापार को सुगम बनाता है। निवेशकों के पास मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। ये अधिकार केवल डिपॉजिटरी के पास होता है। अगला टॉपिक है केरल में श्रमिकों के लिए कल्याण कोष। केरल सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों के लिए देश का पहला कल्याण कोष लॉन्च किया। इसका गठन केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 2021 के अनुसार किया गया है। श्रमिकों को कोष में 50 रुपए प्रति माह का अंशदान करना होगा और सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिक इस कोष के तहत पेंशन के पात्र होंगे। इस कोष से चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह आदि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। मध्य पूर्व से भारत तक डीप वाटर पाइपलाइन। साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज ने खाड़ी देशों से भारत तक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से समर्थन मांगा है। सेज भारत और यूनाइटेड किंगडम स्थित कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। प्रस्तावित ऊर्जा गलियारे से गैस की आपूर्ति से प्रति वर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। अरब सागर के माध्यम से ओमान और संयुक्त अरब अमीरात से होकर गैस आपूर्ति मार्गों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा इससे भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचा जा सकेगा। ये ऊर्जा गलियारा ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आयात करने के विकल्प उपलब्ध कराएगा।
अगला टॉपिक है आईडेक्स यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स ने अपने 250वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मिशन डेफ स्पेस के तहत पहला अनुबंध है। साथ ही ये 100वां स्प्रिंट अनुबंध भी है। स्प्रिंट यानी नौसेना से संबंधित, स्प्रिंट यानी कि सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन आर एंड दी थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। आईडेक्स को रक्षा क्षेत्र में सह निर्माण और सह विकास का प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्टार्टअप्स को शामिल करना है। इसके अलावा ये देश में रक्षा और एरोस्पेस सेटअप विकसित करने में भी मदद करेगा। आईडेक्स को रक्षा नवाचार संगठन कार्यान्वित कर रहा है। डीआईओ को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत स्थापित किया गया है। अगला टॉपिक है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। रक्षा मंत्री के मुताबिक नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की अवधारणा ने रक्षा क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब है आमतौर पर अपने विरोधी के खिलाफ प्रत्यक्ष पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के बिना कार्रवाई की अन्य पद्धतियां। इनमें सूचना युद्ध, साइबर युद्ध, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस, विद्युत चुंबकीय आक्रमण और क्रिप्टोग्राफिक युद्ध जैसी पद्धतियां शामिल हैं। अगला टॉपिक है भारतीय पुनर्वास परिषद। आरसीआई ने समावेशी अधिगम यानी लर्निंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। आरसीआई के कार्य हैं दिव्यांग व्यक्तियों को दी जा रही सेवाओं का विनियमन और निगरानी करना, पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना, पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना। अगला टॉपिक है शनि ग्रह। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम ने शनि के चारों ओर 62 नए चंद्रमा खोजे हैं। इस खोज के साथ शनि सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है और इस तरह से इसने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। सूर्य से दूरी के क्रम में शनि छठा ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। शनि मुख्य तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। शनि के चारों ओर वलय हैं जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं। शनि से संबंधित मिशन है पायनियर 11, वायेजर 1 और 2 तथा केसिनी। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन जैसे चैट जीपीटी में प्रयुक्त मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स में डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर 2 भाग वाला न्यूरल नेटवर्क है। इसके 2 भाग में एक भाग है एनकोडर। ये स्रोत भाषा यानी उदाहरण के तौर पर अगर अंग्रेजी स्रोत भाषा है तो इसके तहत इनपुट के रूप में डाले गए वाक्य को पढ़ता है। डिकोडर जो है वो लक्षित भाषा, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर लक्षित भाषा हिंदी है तो इसमें अनुवाद किया हुआ वाक्य प्रस्तुत करता है। ये भाषा को प्रोसेस करने और समझने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करता है। एनकोडर वाक्य के प्रत्येक शब्द को एक अमूर्त संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करता है और इसे मेमोरी बैंक में संग्रहित करता है। इसके बाद सेल्फ अटेंशन नामक तकनीक के जरिए इन संख्यात्मक रूपों पर कई मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसकी वजह से अपेक्षित आउटपुट उत्पन्न होता है। विज्ञान वैभव पोर्टल लॉन्च किया गया। विज्ञान वैभव पोर्टल 75 भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है। ये पोर्टल समान संख्या में महिलाओं और पुरुषों के योगदान की पहचान करता है। इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विकसित किया है। IGNCA संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त न्यास है। ये कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला टॉपिक है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पुणे में दिया गया। इस पुरस्कार को 2022 में ASI की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रख्यात भारतीय खगोलविदों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप भारतीय रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक थे। उन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था। वो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के संस्थापक निदेशक थे। वो स्क्वायर किलोमीटर एरे के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक थे। और इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।